नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हैं उदयपुर वल्लभ नगर तहसील में भटेवर के पास में रोईखेड़ा। सर का परिचय लेंगे, वो जो सर ने बगीचा लगाया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गिरीश जाट है, मैं रोईखेड़ा में रहता हूँ और जिला उदयपुर वल्लभ नगर तहसील है। बिल्कुल, जो हम बगीचा देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं सर ने पपीता के पौधे लगाए थे, तो इनका लगाने का समय कौन सा है, वह क्या दूरी रखी, कौन से तरीके से लगाए, आगे के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, लगाने का समय, कौन से समय लगाए थे? मैंने 10 फरवरी को पौधे लगाए। 10 फरवरी को आपने प्लांटेशन किया था। 10 फरवरी। पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्या रखी है आपने? लाइन से लाइन 7 फीट है और पौधे से पौधा 8 फीट की दूरी है। मतलब 7 बाय 8 पे पौधा बगीचा लगाए। टोटल लगाए गए पौधों की संख्या 1800 पौधे हैं। 1800 पौधे। सर ने 7 बाय 8 पर 10 फरवरी को 1800 पौधे लगाए हैं। लगाने का तरीका ड्रिप मल्चिंग शुरू से था या बाद में किया? ड्रिप मल्चिंग फर्स्ट शुरू से ही था। शुरू से ड्रिप मल्चिंग से लगाया? शुरू से ड्रिप मल्चिंग। ओके। सर ने जो बगीचा लगाया ड्रिप मल्चिंग के द्वारा ही लगाया। ड्रिप मल्चिंग में कैसा रिजल्ट रहा आपका? ड्रिप मल्चिंग में अच्छा है, पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। हाँ। और खरपतवार नियंत्रण रहता है। खरपतवार नियंत्रण और पानी की कम पूर्ति में भी यहाँ पानी की आपके यहाँ कमी ऑलरेडी? पानी की कमी है और इस वर्ष में पानी कम गिरा है? बहुत कम गिरा। बहुत कम गिरा। तो इसमें ड्रिप से ही आपने सिंचाई की थी? ड्रिप से। ड्रिप से सिंचाई के अलावा और क्या बेनिफिट आपका है? खाद वगैरह देने में, न्यूट्रिशन का भी ड्रिप से? में हाँ, जो घुलनशील है वो हम सब घुलनशील खाद आपने, मतलब सिर्फ किसान भाइयों हमें पानी की बचत ही नहीं, ड्रिप के द्वारा जो घुलनशील खाद है वो भी हम दे सकते हैं। तो खाद सही मात्रा में सही जगह जाएगा, जिससे कम मात्रा में खाद का प्रयोग करके भी हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं शुरुआती अवस्था में। सर से हम जानकारी लेंगे, जो खेत का चयन किया सर ने, उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा या वैसे ही लगा दिए अपनों ने? नहीं, खेत एक तो पानी का भराव नहीं होता है, पानी रुकता नहीं है। अच्छा, बारिश का इसमें बारिश का पानी जल भराव नहीं होता है, आता है और बह के चला जाता है। साथ ही स्प्रे का शेड्यूल आपने फॉलो किया था? स्प्रे का जो आपका शेड्यूल है वो नर्सरी का वो इसके पूरा फॉलो किया था। बीच में आपने ड्रोन से भी स्प्रे कराया? ड्रोन से भी तो कराया। उसमें कैसा क्या रिजल्ट रहा? ड्रोन से वो दवाई का स्प्रे में क्या पानी कम लगता है। 1 एकड़ में लगभग 20 लीटर पानी डालते हैं, उसमें दवाई थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ती है। अच्छा, मतलब 20 लीटर की टंकी में पूरा 1 एकड़ में स्प्रे करा इन्होंने, तो दवाई की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखना पड़ती है। क्या फायदा और क्या नुकसान ड्रोन स्प्रे से? फायदा तो क्या है, बड़े बगीचे में अगर ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऊपर से कर देता है, ऊपर से स्प्रे कर देता है। और अगर हम फलों को बचाते हुए स्प्रे करना, तो उसमें ड्रोन कारगर है। बिल्कुल, पर वो फलों पे नहीं गिरेगा। जब पपीता का बगीचा बहुत बड़ा हो जाता है और स्प्रे हम पत्तियों पे नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ड्रोन कारगर है और पानी की कम मात्रा लगती है और पूरी एक समान रूप से स्प्रे के रूप में ड्रोन का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसा कि सर ने यहाँ पे स्प्रे किया था ड्रोन से। जैसा कि इस बगीचे में हम एक यूनिक बात और देखने को मिली, उसका भी हम जानेंगे, खरपतवार नियंत्रण। सर ने मल्चिंग का प्रयोग किया था, वह मल्चिंग इनके हल्की मल्चिंग आ गई थी तो वो डैमेज हो गई, तो सर ने एक दूसरा तरीका निकाला और पूरी तरह से खरपतवार को नियंत्रण किया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सर, ये जो जैसा बगीचा देख पा रहे हैं, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आपने क्या किया? उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा मल्चिंग के रोल मंगाए कुछ, और वो जैसे बिछा दिए ऊपर। हाँ, जैसे नॉर्मल बिछा दिए। हाँ, ऊपर ऐसे ही बिछा दिए, तो वो 7 से 8 दिन में खरपतवार अपने आप सड़ जाता है अंदर ही अंदर। हाँ, और फिर उस रोल को वापस हटा लेते हैं, जगह चेंज कर दूसरी जगह डाल देते हैं। मतलब आपको लेबर की जरूरत नहीं? लेबर मेरे बिल्कुल नहीं लगी उससे। आपने वो मल्चिंग सिंपल डाल दिया, 7-8 दिन बाद मल्चिंग को हटा दिया और वापस पोजीशन चेंज कर दी, तो जो नीचे खरपतवार था वो गर्मी की वजह से डैमेज हो गया और वापस रूट जो ऊपर आई थी उनको हवा, पानी, प्रकाश भी मिला। जैसे कि सर का बगीचा हम देख पा रहे हैं किसान भाइयों, सर ने मल्चिंग का दोहरा उपयोग किया। मल्चिंग तो डाली थी, साथ में एक्स्ट्रा मल्चिंग लाके जो बीच का एरिया था उसमें बिछा दिया और 7-8 दिन में उसको जगह चेंज करते रहे, तो उसकी ह्यूमिडिटी और गर्मी से जो बीच की खरपतवार थी वो खत्म हो गई। तो सर का लेबर चार्ज नहीं लगा। कितना क्या खर्चा आया पूरे बगीचे में आपके लेबर का? मेरे पूरे बगीचे में लेबर का 2-3 हजार 5 हजार देख लो आप, ज्यादा से ज्यादा। खरपतवार के लिए कुछ काम नहीं करना पड़ा? शुरू से आपने यही तरीका अपनाया? बहुत बढ़िया। सर ने मल्चिंग का अलग ही तरीका अपना के
अलग तरीके से इनकी गर्मी और ह्यूमिडिटी के द्वारा जो खरपतवार को कंट्रोल किया, बहुत बढ़िया। और इसमें हम जो व्हाइट रूट देख रहे हैं ये भी सारी ऊपर है, इनको एयर सर्कुलेशन पूरा मिल रहा है, तो वायरस जनित बीमारियां भी नहीं आएगी। वायरस के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, जैसे बगीचा देख रहे थे इसमें वायरस से ग्रस्त पौधा अभी नहीं दिख रहा था, उसके लिए क्या कुछ आपने किया अलग से कि ऐसा बगीचा है? अलग से तो कुछ नहीं, उसमें स्प्रे किया है, जो आपके समय समय शेड्यूल पे से स्प्रे किए। कीट और बीमारियों के नियंत्रण के लिए और क्या तरीके अपनाए? कोई जैविक तरीका, और ट्रैप लगाए? कुछ ट्रैप भी लगाए थे, येलो और ब्लू ट्रैप स्टिकी लगाए, ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाए थे। 80 के करीब ट्रैप लगाए हैं। अच्छा, उनके द्वारा नियंत्रण किया। और क्या स्प्रे में क्या क्या दवाइयाँ की? स्प्रे में हम नीम तेल का भी करते हैं कभी कभी। नीम तेल। सर ने कीट व बीमारियों के नियंत्रण के लिए जैविक तरीके, रासायनिक तरीके, ट्रैप लगाना, नीम ऑयल का प्रयोग, सभी तरीके से कीटों का नियंत्रण किया। तो जो हम बगीचा देख रहे हैं इसमें अभी तक वायरस से ग्रसित कोई पौधा नहीं आया। किसान भाइयों, अगर हमें वायरस से बचना है तो सबसे पहले जब हम पौधा लगाते हैं तो बेसल डोज अच्छा दीजिए, ताकि जो आपका पौधा बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग बनेगा तो अगर वायरस आता है तो पौधा उससे इम्यूनिटी से उस वायरस को हरा देगा। उसके बाद कीटों का नियंत्रण हमें करना है। तो सर ने जैसे ट्रैप लगाए, नीम ऑयल का स्प्रे किया, जो हमारा जहांगीर नर्सरी बराड़ा का शेड्यूल था उसको फॉलो किया, ओवरऑल जो इनके जतन थे सारे किए, तो उसके कारण आज जो हम देख रहे हैं 170 दिन की अवस्था में एक नंबर कंडीशन है। अब 20 से 30 दिन में सेटिंग की पूरी अवस्था आ जाएगी और लगभग 210-220 दिन बाद ये फल बिकना स्टार्ट हो जाएगा। अब ज्यादा खतरा वायरस का नहीं रहा है, क्योंकि जो एक स्टेज थी वायरस की वो निकल गई है। किसान भाइयों, सर ने जो इस खेत में बेसल डोज का प्रयोग किया है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अगर आगाज अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। तो हमें पपीता लगाने से पहले प्री तैयारी अच्छी करना है। अगर जितनी हम प्री तैयारी अच्छी करेंगे उतना बगीचा बढ़िया बनेगा। सर ने इस बगीचे में प्रचुर मात्रा में देसी खाद का प्रयोग किया था, साथ ही कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी डाले थे, जैविक फंगस। तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या क्या खाद डाला और क्या फंगस का प्रयोग किया था सर? मैंने सबसे पहले तो इसमें 10 ट्रॉली 12 ट्रॉली के लगभग एकड़ में गोबर की खाद डाली। 10 से 12 ट्रॉली एकड़? 10 से 12 ट्रॉली एकड़। और उसके बाद SSP डाला है 4 क्विंटल लगभग एकड़ में। 4 क्विंटल एकड़? 4 क्विंटल एकड़ में। और उसके बाद मैंने ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा, जो जैविक फंगस होते हैं, वो ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा ये डाले। सर ने बेसल डेज में प्रचुर मात्रा में देसी खाद, जैविक बैक्टीरिया का प्रयोग किया। साथ ही में हमने जो आपकी जैविक यूनिट देखी तो उसका भी प्रयोग करते हैं आप? उसका भी मैं 10 से 10 दिन में लगातार हर 10 दिन में ड्रिप वेंचुरी से देते हैं। उसमें क्या क्या बैक्टीरिया डालते हैं? उसमें ट्राइकोडर्मा है, माइकोराइजा है, NPK है। कैसे बनाते हैं उसको? उसको मैं 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो गुड़ डाल के वो बैक्टीरिया डाल दे आते हैं। वो DKC के प्रोडक्ट आते हैं, वो 7 से 8 दिन में लगभग तैयार हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर उस मल्टीप्लाई होने के बाद दे देते हैं और 10-20 लीटर पानी ड्रम में नीचे छोड़ देते हैं। वापस वो 2 किलो गुड़ और पानी से भर देते हैं, वापस 7-8 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, उनका आप थोड़ा पार्ट रख लेते हो ताकि मल्टीप्लिकेशन में बाद में वो काम आ जाए। लास्ट में रख लेते हैं। सर कुछ कल्चर बचा लेते हैं और उसको बार बार रिपीट में यूज करते रहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया बचेंगे वो मल्टीप्लिकेशन द्वारा फिर तैयार हो जाए। तो गुड़, सिर्फ गुड़ ही डालते हैं या गुड़ के अलावा भी कुछ? गुड़ डालते हैं। और ट्राइकोडर्मा में हमें 2 किलो आलू बॉईल करके उसको पीस के डाल देते हैं। अच्छा, ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लिकेशन के लिए अब आलू को उबालते हैं, उबाले हुए और क्रश करके अंदर डाल मिला देते हैं, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह रहे तो उससे जल्दी मल्टीप्लाइकेशन हो जाए। क्या बात है, ये एक नया यहाँ पे सीखने को मिला हमने। ट्राइकोडर्मा के मल्टीप्लिकेशन के लिए सर कार्बोहाइड्रेट से प्रचुर आलू का प्रयोग करते हैं, साथ ही ग्लूकोज ये गुड़ के रूप में मिला देते हैं ताकि वो मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया जल्दी हो जाए, और वो बैक्टीरिया ये ड्रिप के माध्यम से देते हैं। इसी फील्ड में सर ने कुछ पौधे जो अलग खेत में लगाए थे वहां पे इन्होंने वेंचुरी की मदद से ये कल्चर नहीं दिया था और एक खेत में दिया था, तो कुछ डिफरेंस रहा है क्या, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर आपने जैसे एक खेत में दिया एक में नहीं दे पाए, हाँ मेरे तो दोनों में क्या अंतर दिखा? फिर कुछ पौधे अलग थे, वहाँ व्यवस्था नहीं बैठ पाई, तो उसमें क्या है कि तना गलन के 8-10 पौधे की शिकायत आई। तना गलन रहा। और इसमें जिसमें दिया था मैंने वो
उसमें बिल्कुल एक भी पौधा तना गलन नहीं हुआ। जो ये फील्ड हम देख पा रहे हैं इसमें सर के एक भी पौधा तना गलन से डैम्पिंग के रूप में गिरा नहीं। और जो पड़ोस में एक खेत इन्हीं का था, बिल्कुल एक ही टच एक ही टच है बिल्कुल, पर उसमें तना गलन रहा है क्योंकि वहाँ ट्राइकोडर्मा और जैविक फंगस इन्होंने नहीं दी थी। तो किसान भाइयों, हमें जैविक फंगस का बीच बीच में प्रयोग करना है, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ताकि ये खेत में जो हानिकारक फंगस हो उनको कंट्रोल रखे और अपना तना गलन नहीं आए। तना गलन से कॉलर रोट, फंगस जनित बीमारियां होगी और पूरा पौधा गिर जाएगा। साथ ही अगर आ गया है तो उसके लिए हमें रासायनिक में तुरंत उपचार करना होगा। सर ने समय समय पे ड्रेंचिंग भी की थी शेड्यूल से। ड्रेंचिंग में क्या प्रयोग किया था आपने तना गलन के लिए? ड्रेंचिंग में हमने ब्लू कॉपर किया था, ब्लू कॉपर, रासायनिक में ब्लू कॉपर किया था। फंगीसाइड में ये रोको फंगीसाइड भी ड्रेंचिंग की थी। ड्रेंचिंग की। साथ ही सर ने ब्लू कॉपर और रोको फंगीसाइड भी समय समय पर दिया था। तो इस पूरे बगीचे में सर के कोई भी पौधा वायरस ग्रस्त नहीं है, साथ ही फंगस से गिरा हुआ पौधा भी कोई नहीं है। दोनों बीमारियां इस बार बिल्कुल इस बगीचे में नहीं है। और बगीचा लगभग 170 से 175 दिन का ये हो गया है। सेटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है और 210 दिन के बाद में इसमें फल पकने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सर से हम और बगीचे के बारे में जानेंगे। जो आपने बगीचा लगाया तो कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको मिली अभी तक? नहीं, सब्सिडी मिली तो नहीं है, लेकिन उसके लिए हम अप्लाई कर रखा है। अप्लाई किया है? कौन सी सब्सिडी के लिए अप्लाई किया आपने? बागवानी में हमें पपीता के पौधों पे सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार की तरफ से पपीता के पौधों पर। और ड्रिप में हम पहले ले चुके हैं। ड्रिप में ले लिया? ड्रिप में ले लिया है। और मल्चिंग पे भी 50% सब्सिडी दे रही है सरकार। ओके, तो उसका भी हमने कर रखा है। बिल्कुल। किसान भाइयों, सर पपीता के पौधे, ड्रिप व मल्चिंग तीनों पर सब्सिडी ले रहे हैं, जिसमें ड्रिप तो इन्होंने सब्सिडी ले लिया है, वह मल्चिंग व पौधों के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। बहुत बढ़िया, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा भी आपको मदद मिल रही है। अब जैसे पपीता अपना लग गया, 1800 पौधे आपके, 2500 आपके मित्र के, एक और बगीचा लगा हुआ गांव में, तीन। सबसे पहले पूछेंगे तो इसको बेचने का क्या, सेल का आपने कैसे क्या तरीका सोच रखा है? सेल का हम जैसे रिटेल में कोशिश करेंगे बेचने की, और अगर कोई अच्छा रेट देगा तो उसको भी दे देंगे। साथ ही आपके उदयपुर पास में लगता है तो वहाँ पे भी सब देने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, सर ने मार्केटिंग का अभी से प्लान बनाया हुआ है। ये रिटेल करेंगे, यहाँ से हाईवे जा रहा है, वहाँ पे भी सेल होगा, इनका स्टॉल लगाएंगे। साथ उदयपुर मंडी है बहुत बढ़िया, वह जो आड़ती आते हैं उनसे भी इनने संपर्क किया हुआ। अभी से इनकी तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ गांव में लगभग 6-7 हजार पौधे लगे हुए हैं। पहले आपका एक बगीचा लगा था, 2-3 साल से आप लगातार लगा रहे हो? 4 साल से लगा रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, अन्य किसान भी रुचि ले रहे हैं उसमें। दूसरे आपको फायदा मिला तो दूसरे किसान, आपके मित्र वगैरह भी बढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में गांव में 3 बगीचे लगे। 3 बगीचे। तीनों में आपको कुछ अंतर मिला देखने को? अंतर तो सर, जिसमें गोबर की खाद ज्यादा है और गैप ज्यादा रखा है उन्होंने पौधे से पौधे का, उसका रिजल्ट और अच्छा मिला है। और अच्छा है, बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, तीनों फार्मर ने बहुत बढ़िया खाद डाली, जैविक खाद की किसी ने भी कोई कमी नहीं रखा। लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में देशी खाद डाल रहे तो फिर गैप हमें उतना ही लेना पड़ेगा। अगर हम गैप नहीं लेंगे तो पौधा हाइट ले लेगा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा तो हाइट लेगा वो। तो अगर हम खाद का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें 6x8 से गैप बढ़ाना है, 8x10 या 10x10 पे जाना है, ताकि हम अभी 10-10 पे बगीचा आपको बताएंगे अगला, उसमें और जबरदस्त फ्रूटिंग आई है। तो उसका कारण यही निकल के आया है कि गैप, प्रचुर मात्रा में प्रकाश मिल रहा है उस बगीचे को। गैप ज्यादा, गोबर की खाद ज्यादा प्रचुर मात्रा में डाली हुई। बहुत बढ़िया। गांव में 3 बगीचे, तीनों का बहुत बढ़िया रिजल्ट। अच्छा, नर पौधा किसी के नहीं मिला? नर पौधा एक भी नहीं मिला किसी के भी? बिल्कुल नहीं। किसान भाइयों, मुख्य तरह किसानों की सबसे मुख्य समस्या रहती है कि नर पौधे निकल जाते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य में बगीचे लग रहे हैं, वहाँ कई वेराइटियां यूज कर रहे हो तरह तरह की, तो उनके एक सबसे मुख्य पेनफुल कंडीशन यही है कि 30-40% नर पौधे निकल रहे जिनपे सिर्फ फ्लावर आएंगे। वो कंडीशन जहांगीर नर्सरी बराड़ा से आप प्लांट लोगे, हाइब्रिड प्लांट, तो उसमें नहीं मिलेगी। एक भी पौधा नर नहीं मिलेगा। नर का तात्पर्य जिसपे फ्लावर आना,
यहाँ पे सभी पे फ्रूट सेटिंग होगी। सभी पे fruit है। लगभग 60 किलो से सेटिंग स्टार्ट होगी, जो 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल तक रहेगी। साथ ही मार्केटिंग में व्यापारी जो रहते हैं उनकी डिमांड रहती है कि फल की साइज 1 से 1.5 किलो 2 किलो रहे। तो जो रेड लेडी वेराइटी है टॉप मोस्ट, इसका फल साइज 1 से 1.5 किलो 2 किलो मिलेगा। वह कलर, इसका कलर बिल्कुल लाल कलर है, रेड कलर अंदर से, और स्वीटनेस बहुत जबरदस्त। इसके मुकाबले अभी तक कोई भी स्वीटनेस में पपीता नहीं बना है। इसलिए हाइब्रिड वेराइटी का चयन कीजिए, विश्वसनीय नर्सरी से पौधे लीजिए जिसमें नर पौधे नहीं निकलते हैं। वह अच्छी केयर कीजिए, शेड्यूल का फॉलो कीजिए, ताकि आपका बगीचा जो हमारे गिरीश जी भैया ने बनाया है वैसा आपका भी बगीचा बने। बहुत बढ़िया, एक भी पौधा नर नहीं है, सभी पे फ्रूटिंग आई है। 170 दिन में बहुत बढ़िया कंडीशन है।